हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मौजी एजुकेशन पे स्वागत है दोस्तों। आपको पता है 2023 में हरियाणा में बहुत सी भर्तियां होंगी, लेकिन दोस्तों दो मुख्य भर्तियां हैं, एक हरियाणा पुलिस और एक हरियाणा ग्रुप डी। दोस्तों और भर्तियां सब छोटी छोटी हैं, किसी में 1000 पद किसी में 2000 पद हैं, लेकिन मेन भर्ती दो हैं हरियाणा में। और दोस्तों हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम कौन लेगा? एनटीए लेगा। और दोस्तों पीछे एनटीए ने ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया था, जो जीके के प्रश्न आए थे जनरल नॉलेज के 15। दोस्तों 15 प्रश्नों में से 2 प्रश्न कंप्यूटर के आए थे, 2 से 3 प्रश्न फ्रेंड्स किसके आए थे? 3 प्रश्न मान लीजिए किसके आए थे? करंट अफेयर के आए थे। 5 प्रश्न हो गए दोस्तों। 10 प्रश्न कहाँ से आए थे? कक्षा 6 से लेकर और 10 तक एनसीईआरटी से आए थे। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर केवल 4 क्लासों से आए थे। 4 क्लासों को दोस्तों आप यदि लगन और मेहनत से करोगे तो आप 1 महीना में कवर कर देंगे। फिर बाकी आप रिवीजन करते रहना, क्लास की 1-2 बार देख लियो एग्जाम के में, तो दोस्तों आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और तो बाकी ये नंबर की बात है दोस्तों, अब की बार कंप्यूटर नहीं आएगा ग्रुप डी में, ये 100% दोस्तों नोटिफिकेशन में लिखा है। लेकिन दोस्तों 3 नंबर की करंट अफेयर आएगी। दोस्तों ये करंट अफेयर भी मैं आपको अपने चैनल पे कराऊंगा। दोस्तों पीछे मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में करंट अफेयर कहाँ से पूछी गई थी। दोस्तों गवर्नमेंट साइट से पूछी गई थी, तो एक तो AIR न्यूज़ है दोस्तों, एक PIB है, यहाँ से पूछी गई थी। और दोस्तों अपने चैनल पर आपको यहाँ से करंट अफेयर करवाई जाएगी, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके दोस्तों 15 के 15 नंबर पक्के हों किसके? जीके के। दोस्तों के ये केवल उनके लिए करवा रहा हूँ मैं जिनका मैथ कमज़ोर है, जिसके मैथ में 2 या 4 नंबर आ सकते हैं। उनके लिए दोस्तों जीके पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा 2023 में। दोस्तों यदि आपने जीके छोड़ दी और यूट्यूबरों की मान है तो दोस्तों आप पीछे रह जाओगे। मेरी मान लो बात, पढ़ लियो, जी लगाया करना है और जीके ना छोड़ दो ना। आप एक भी नमक सारे की सारे जीके कवर कर देंगे यार, 100% है। बस आप लगन और मेहनत के साथ अपना चैनल के लिए जुड़े रहो और चैनल ने आगे बढ़ाते रहो, आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों हमने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, देख लीजिए। जो पीछे एनटी ने ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया था, उसमें जो जीके के प्रश्न आए थे वो कहाँ से आए थे, मैंने विद प्रूफ आपको दिया है। कौन सी वीडियो में है आप देख लीजिए। कुछ साथियों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई कहाँ से आए थे प्रश्न, कैसे आए थे, आप सोर्स बता दीजिए। चलिए उन दोस्तों के लिए मैं सोर्स बता देता हूँ कहाँ से प्रश्न आए थे। दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट। दोस्तों हम जल्द ही हरियाणा की अरिहंत दिग्दर्शन बुक अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करवाएंगे। और दोस्तों जिनको PDF चाहिए वो PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। दोस्तों आर्ट क्वेश्चन है जो उनकी एक सीरीज शुरू की है अपन ने 1000 प्रश्नों की, 1000 के ऊपर बेचेंगे जो कम नहीं रहेंगे। जितने भी आर्ट क्वेश्चन है जो पिछले पेपर हम पूछे गए हैं, उनकी भी एक सीरीज शुरू कर रखी है। इसकी 7 वीडियो आईली हैं और वीडियो भी अपना टाइम पाती रहेंगी धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न ढूंढने पड़े हैं पीछे तय। और दोस्तों फिर उनको कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उनकी PDF बनानी पड़ती है, फिर आपके सामने प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, इनमें टाइम बहुत लगता है। दोस्तों आगे NCERT भूगोल शुरू की है हम अपन ने। NCERT भूगोल कल नहीं मिट जाएगी अपनी, और उसके बाद आप शुरू करेंगे NCERT 9वीं क्लास की बुक, और फिर 8वीं की, फिर 7वीं, फिर 6वीं। इस प्रकार से आप एक बिना में सारा कवर कर देंगे सिलेबस जितना भी टोटली NCERT का, बहुत जल्दी जल्दी करके। दोस्तों अपन हिंदी व्याकरण भी करा रखी है। दोस्तों अपना चैनल पर डेली न्यूज़ मिला है, जो भी HSSC से संबंधित हो, अब बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ मिलती है। दोस्तों आप इस सीरीज को ओके करें। देख लीजिए आपके सामने ओके किया है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देख लीजिए मैंने 2 वीडियो बनाई थी। हरियाणा ग्रुप CET का एग्जाम लिया था, उसमें जो प्रश्न पूछे थे हरियाणा के, वो करते पूछे थे दोस्तों सारे के सारे प्रश्न दिग्दर्शन आए थे, A to Z प्रश्न। और दोस्तों जो 4 से 5 प्रश्न करंट के आए थे वो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से आए थे, आपको पता है। दोस्तों इसी प्रकार से जो इंडिया जीके के प्रश्न आए थे वो कहाँ से आए थे? वो दोस्तों NCERT से आए थे। यदि आपको कोई डाउट हो तो दोस्तों इन दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी कि भाई हाँ प्रश्न कहाँ से पूछे थे NTA ने ग्रुप सी के एग्जाम में। और वो दोस्तों आगे भी यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% ये संभावना है फ्रेंड्स, क्योंकि भोपाल सिंह कदर ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि भाई जो
जीके आएगी वो 10वीं लेवल की आएगी। 10वीं लेवल की कौन सी आएगी? एनसीईआरटी। तो दोस्तों आपने बेरा पड़ गया कि एनसीईआरटी में तो प्रश्न आएंगे। अरे फिर क्यों मारो गल है खैर तुम ल्यूसेंट का पेंडा छोड़ दो, अपना एनसीईआरटी बला के लो और अपना चैनल जुड़ जाओ, तब ना एनसीईआरटी सी करा दूंगा। तुम जो जिंदगी में भूलना भी चाहोगे नहीं तो भी तुम एनसीईआरटी नहीं भूल पाओगे, पक्की बात है, गारंटी है दोस्तों। याद कराना मेरा काम है, लेकिन आपने चैनल जोड़ना पड़ेगा, रोज वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपका थोड़ा टाइम लिया इसके लिए दोस्तों सॉरी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी बाकी दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ये दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का टॉपिक सेकंड टॉपिक है, कौन सी है? 10वीं क्लास भूगोल। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में, पश्चिम बंगाल में दोस्तों और उत्तरी भागों में कौन सा नृत्य किया जाता है? लेप्चा। ध्यान में रखियो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य है? लेप्चा। दोस्तों मैं पहले केवल वो करवाता था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कुछ साथियों के फोन आए, मेरे पास मैसेज आए, ले भाई ले एनसीईआरटी सारे करवा दे करो, एक पॉइंट भी ना छोड़ो, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है प्रश्न बन जाए। तो दोस्त अपना वीडियो उद्देश्य के है आपका एग्जाम 100% क्लियर करवाना, यानी दोस्तों किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी, गारंटी है दोस्तों। आप चैनल के साथ जुड़ो, आपके दोस्तों 70 नंबर पक्के हैं, बाकी 30 बच गए दोस्तों, और 30 में आप तुक्का मारोगे तो भी 10 नंबर लेके आओगे, तो यानी 80 नंबर हो गया। 80 नंबर आपकी मुट्ठी में बना दूंगा दोस्तों, आप चैनल के जुड़े रहो, बस यह बात है, आप तक गारंटी है इस बात की कि 80 नंबर आपके कुकड़ियाँ भी नहीं गए हैं इसमें ग्रुप डी का एग्जाम में। कुछ दोस्तों को बकवास लगता हो, इसलिए बता देता हूँ, बकवास नहीं दोस्तों, जेन्युइन है। 15 नंबर हिंदी दोस्तों अपना चैनल पर करवाई गई है, 15 की जीके, 30 दोस्तों 25 की हरियाणा जीके अपना चैनल पर होगी, कितने गए? 55। और दोस्तों 15 की रीजनिंग, और दोस्तों 15 की इंग्लिश, 30 ही हैं, 5 85 होगी दोस्तों, यानी दोस्तों इंग्लिश में तो 10 नंबर आ जाएंगे आपके, 80 नंबर पक्के हो गए अपना चैनल पे। आप केवल मैथ नहीं करते जमा भी, क्योंकि दोस्तों मैथ जितनी नहीं आंदा तो नहीं आंदा, छोड़ दो कोई चक्कर नहीं, जो उनसे सब्जेक्ट तम ना आवा है नहीं वह पक्के कर लो तो तेरा सिलेक्शन 100% है, कोई भी नहीं रोक सकता। ये बता मैं मैथ का पाछा लाग लिए जिक्के छोड़ दोगे तब मैथ नंबर 2-4 नंबर बनाओगे, गणा करो 7 बना लोगे 8 बना लोगे, लेकिन वही नंबर तेरे जिक्के में कट जाएंगे, बात बराबर उड़ेगी उड़े। यानी जो सब्जेक्ट तम ना आवा है वो पक्के कर लो, उनमें कमी ना छोड़ दो किसी भी प्रकार की। ये तुमने सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी में, हरियाणा पुलिस में, किसी का बकाव मनाओ। चलिए अगर देखते हैं, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों, इसमें बात क्या करना चाह रही हूँ, इसमें उनको है कि भाई जो जीवन है इन दो जीव पाए जाते हैं वो केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यह बात करना चाहो इसमें यूँ। अच्छा मानो या एक पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों, इसका मानव का और दूसरे जीवधारियों का एक जटिल है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? ये कोई एक जीव है, इसी जीव ने दोस्तों ये भी खावे है, फिर इस जीव ने दोस्तों इस जीव ने फिर यू अगला जीव खावा है, इसने यू भी खा ले, इसने यू भी खा ले है। इस प्रकार हो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, जिसे फूड जाल बोलते हैं इंग्लिश में, फूड जाल। आपसे इंग्लिश में पूछा जा सकता है फूड जाल क्या होता है, याद रखियो। आगे इसमें ये बात कही है कि वायु है जिसमें हम सांस ले, वहाँ पानी पीते हैं, मृदा में हम भोजन उगा, वहाँ पौधे उगाते हैं, पौधों से सूक्ष्म जीव होते हैं, फिर उनका दोस्तों अनाज पैदा होता है, अनाज को हम खाते हैं, जीवित रहते हैं, यह बात इसमें कही है। आगे है वन पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों यह सबसे मेन यह बात यह है, जो वन है वो पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। क्यों निभावे दोस्तों? वन के हैं प्राथमिक उत्पाद हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्राथमिक उत्पाद क्या है? वन है दोस्तों, क्योंकि जो वन है दोस्तों पेड़ हैं, इन पेड़ों को दोस्तों जैसे हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, इसी प्रकार दोस्तों गेहूं का पौधा है, इस पर गेहूं की बाल उगती हैं दोस्तों, बाल से हम गेहूं निकालते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं, तो इसको मानव खाता है, और दोस्तों जो भूसा है इसको जानवर खाते हैं। इन दोस्तों प्राथमिक उत्पादक पौधे। सेकंड दोस्तों
होंगे उपभोक्ता। सेकंड कौन से हैं उपभोक्ता दोस्तों, जिसका प्रयोग करते हैं प्राथमिकता, यानी शाकाहारी ही पौधों का प्रयोग करते हैं। आगे है वन्य जीव कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी वन्य जीवन और जो फसल है इनमें अधिक विविधता पाई जावा है। क्योंकि दोस्तों कहीं पर तो गेहूं गर्मियाँ में हो रही है, कड़ियाँ सर्दियाँ में हो रही है दोस्तों। जैसे मक्का दक्षिण भारत में अपना एक ऋतु में उगाया जाता है भारत, लेकिन उत्तरी भारत में आओगे तो आप खरीफ में उगाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों विविधता है फसलों में, यह बात कही जा रहा है। आगे क्या है, आगे कोई खास नहीं लिखा है, लीजिए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स जो भारत है, भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में जिस प्रकार दोस्तों जनसंख्या में लोगों में विविधता, उसी प्रकार दोस्तों विश्व की जैव विविधता भी भारत में पाई जाती है। कितनी परसेंट, 8% पाई जाती है। लाख में पूछा जाए 16 लाख दोस्तों। हरियाणा के पता नहीं किसी एग्जाम में ये पेपर में प्रश्न आया था, भारत में विश्व की कितनी जैव विविधता पाई जाती है, 8%। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये दोस्तों। आगे कुछ खास नहीं लिखा है, आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं इनको आसानी से। मैं केवल आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही कराऊंगा। जिन साथियों को महसूस हो कि उनको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है तो वीडियो रोककर आराम से पढ़ लो। इनसे बार आपका एक पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा दोस्तों, ये 100% गारंटी है मेरी। क्योंकि दोस्तों मैंने छोटे से छोटे पॉइंट को कवर किया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है भारत में 10% वन्य वनस्पति, कितने 10% वन्य वनस्पति, 20% के हैं स्तनधारी। दोस्तों स्तनधारी कौन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियां, दूध पिलाने वाले जीव स्तनधारी में आते हैं। इनका क्या खतरा, लुप्त होने का खतरा है 20% तो स्तनधारी, 10% वन्य वनस्पति जीवों का खतरा है किसका, लुप्त होने पर। इनमें नाजुक, कुछ तो उपजातियां नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। दोस्तों लुप्त का मतलब क्या होता है कि यह प्रजाति खत्म हो जाएगी। आगे है इनमें से चित्तल, फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चित्ता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तादार उल्लू, मधुका इंसिगिन्स यानी महुआ की जंगली जाति है महुआ। ये महुआ कहाँ मिलता दोस्तों, अपने पहाड़ी एरिया में मिलता महुआ। हुबरडिया हेप्टूरोन यानी घास की प्रजाति है कि यार दोस्तों ये क्या है, ये लुप्त होने की कगार पर हैं, लुप्त होने की कगार पर है, यह बात कही गई है। अब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, यहाँ से कुछ भी उठाया जा सकता है। ये पूछ लेंगे कि क्या ये लुप्त होने की कगार पर है या नहीं है। आगे है वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले पौधों की लुप्त होने की पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे दोस्तों नुने बेरा कितने लुप्त हो लिए, छोटे हम तो केवल बड़े बड़े ज्यादा खान ध्यान में। सूक्ष्म जीव तो बहुत से लुप्त हो चुके हैं और बहुत से सूक्ष्म जीव नए पैदा हो गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लुप्त होने वाले वन, भारत में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई है। देश में वन आवरण काल के अंतर्गत अनुमानित 80,72,76 यानी याद रखियो 80,72,76 याद रखियो दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक रीजनिंग का सवाल भी बन सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 4 ऐड किए 70, फिर दोस्तों इसमें 4 ऐड किए 76, यानी दोस्तों 4 ऐड किए गए हैं 76, 72, 76, 80 याद रखेंगे आप कि है यो भारत में वनों का क्षेत्रफल है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितने % है दोस्तों, देश का कुल क्षेत्रफल है अपना, मान लीजिए देश है अपना, इसका कुल क्षेत्रफल इतना है। और दोस्तों इसमें से एक कौन-सी किसकी है, 24.56% भाग पे वन है। यानी जो भारत का 32 पॉइंट है कुछ 32.8 वर्ग किलोमीटर है, उसमें है 24.56% हिस्सा किसका है, भौगोलिक प्रतिशत का हिस्सा है। कौन सा, वनों का। सघन वन कितना % पे है, 12.4 पे। खुला वन कितना, 9.6। और मैंग्रोव वन कितना पे है, 0.5। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है ये। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं।
वर्ष 2017 में सघन वनों के क्षेत्र में 3976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो पेड़ पौधे हैं लुप्त होने के कगार पर है उनका संरक्षण कौन करता है? IUCN। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे है सामान्य प्रजातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है दोस्तों, जिनकी जनसंख्या जीवित रहने के लिए ठीक है, जैसे पशु, साल, चीड़, रोटेडेंट्स। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रोटेडेंट्स है इनका दूसरा नाम क्या है? कर्तनक। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त कौन सी हैं? जिनका लुप्त होने का खतरा है। जो सामान्य है इनका लुप्त होने का कोई खतरा नहीं है, यानी ठीक ठाक है ये अपनी संख्या में। आगे है जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रही तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा, जैसे काला हिरण। फ्रेंड्स संकटग्रस्त कौन सा है? काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण। दोस्तों काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है और ये किसा है? संकटग्रस्त प्रजाति में आवा है दोस्तों। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये अपने राजस्थान में पाया जाता है। हरियाणा में तो लुप्त हो चुका है ये पहले ही। चलिए आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स सुबोध्य में कौन सी आएंगे? ये वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है फ्रेंड्स, इनकी संख्या घटने लगी दिन प्रतिदिन। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों का बदला नहीं गया तो इनकी संख्या दोस्तों ये संकटमय नहीं है, ये ठीक ठाक हैं लगभग। लेकिन यदि इनकी परिस्थितियां ऐसी ही रही तो दोस्तों ये संकटग्रस्त आ जाएंगे। पीछे संकटग्रस्त थे, ईव संकटग्रस्त है, तो थोड़े ऊपर हैं 70 पे। आगे जातियों की श्रेणी में शामिल है नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। दोस्तों ये क्या हैं? ये फिलहाल मात्रा में ठीक हैं, लेकिन यदि इनकी जो कंडीशन है वो कंडीशन नहीं बदलेगी जीवित रहने की तो दोस्तों इनकी संख्या कम हो जाएगी, संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएंगी ये। चला के चलते हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है। यानी दुर्लभ का मतलब आप समझते हैं कि जो ढूंढने से बहुत मुश्किल मिले या सुबोध्य, ठीक है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था उसी प्रकार की श्रेणी है। सुबोध्य और दुर्लभ एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की दोनों क्या है? एक ही कंडीशन है, सेम। आगे है स्थानिक जातियां, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल का मैथुन। दोस्तों ये स्थानिक है दोस्तों, एक परमानेंट स्थान पर मिलते हैं ये। जैसे दोस्तों एक सिंगल वाला गंडा असम में मिलता है दोस्तों। एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? गुजरात के गिर में मिलते हैं। जंगली गधे कहाँ मिलते हैं? कच्छ के रण में मिलते हैं। दोस्तों इस प्रकार ये स्थानिक हैं, केवल एक ही स्थान पर मिलते हैं दोस्तों, पूरे भारत में नहीं मिलते हैं ये, इन्हें बोलते हैं स्थानिक। आपसे एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि स्थानिक पशु क्या है, या तो पेपर में दे देंगे कि इनमें स्थानिक कौन सा है। अंडमानी टील याद रखियो, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल मैथुन याद रखियो। आगे है लुप्त जातियां, यानी फ्रेंड्स जो बिल्कुल खो चुकी हैं, जिनका कोई अवशेष नहीं बचा धरती पर, यानी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। ये वह जातियां हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित हैं दोस्तों। बता दिया था बात मैंने। ये उपजातियां स्थानिक क्षेत्र महाद्वीपों पृथ्वी यानी दोस्तों पूरी पृथ्वी पर लुप्त लिकड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं, मैंने आपसे पहले बता दी थी। ऐसी उपजातियों एशियाई चित्ता, फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आप ध्यान रखेंगे। एशियाई चित्ता, गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त प्रजाति घोषित की गई है, भारत में कहीं भी नहीं मिलती। आगे है एशिया चित्ता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे, फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? एशियाई चीता, बिल्ली प्रजाति का। फ्रेंड्स ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि चीता किस
प्रजाति का पशु है? बिल्ली प्रजाति का पशु है। देख लीजिए प्रश्न दोस्तों कहाँ से उठाया गया था। दोस्तों ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको किसी वेबसाइट में नहीं मिलेंगे, ना दोस्तों अरिहंत में मिलेंगे। एनसीईआरटी से आपका बेस क्लियर होगा, बेस। यदि बेस क्लियर हुआ तो आप तुक्का मार के भी सही आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। जो 112 किलोमीटर दोस्तों चित्ता कितनी गति से दौड़ सकता था? 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। लोगों को आमतौर पर भ्रम है कि चित्ता और तेंदुआ में समानता मानते हैं। इन दो लोग के कहूँगा, चित्ता है ना, जो तेंदुआ है, तेंदुआ ना चित्ता मान लेंगे, लेकिन दोनों आपको जर्नल नॉलेज हिसाब से भी पता होना चाहिए चित्ता और तेंदुआ में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं चित्ता और तेंदुआ में क्या अंतर है। चित्ते की विशेष पहचान है आँखों के कोने। फ्रेंड चित्ता है यू, इसकी आँख हैं, जो आँखों के कोने हैं, ये आँखों के कोने हैं, इन तक धारी भाव हुई किसी, जैसे आंसू की धारी हो। लेकिन दोस्तों वो आंसू की धारी नहीं होती, वो पहचान होती है किसकी? तेंदुए की और चित्ते की। यानी चित्ता का क्या होगी, देख आप लिखिए, आँख। चित्ते की विशेष पहचान है कि आँख के कोने और मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा। फ्रेंड्स आपसे बताई थी मैंने, ये चित्ता है मान ले, इसकी आँख हैं, ये दो धारी मिलेंगी, आँखों से लेकर मुंह तक फैली आंसुओं की, चित्ता की मिलेंगी, लेकिन तेंदुआ की ये नहीं मिलेंगी। या खास पहचान है तेंदुआ और चित्ता की। 20वीं सदी में से पहले चित्ता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार के कारण दोस्तों ये कम हो गए हैं। मेन बात शिकार और आवासीय क्षेत्र कम होने के कारण कम हो गए हैं। भारत में तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बना था एक बार एग्जाम में कि भारत में चित्ता को लुप्त घोषित कब किया गया था? 1952 में किया गया था। कब किया गया? 1952 में। याद रखियो, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आगे पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे दोस्तों। 1952 में लुप्त किया गया था, लेकिन 1952 में हरियाणा में दो चीज़ों की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। किस चीज़ की? 1952 में हुई बिरला मंदिर की स्थापना, जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। दोस्तों 1952 में हुई चंडीगढ़ की स्थापना की नींव रखी गई थी, यानी चंडीगढ़ का निर्माण की नींव रखी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नींव रखी थी किसकी? चंडीगढ़ की। ठीक है, याद रखेंगे। और 1952 में ही हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी बना था चंडीगढ़। इससे पहले हरियाणा पंजाब की राजधानी थी शिमला, और शिमला से पहले थी लाहौर। इस प्रकार याद रखेंगे दोस्तों। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब तक आपकी लाइफ के साथ स्टूडेंट सब जुड़ा है, तब तक सीरीज बना के पढ़ते रहिए। एक दोस्तों एक शब्द के साथ चैन बननी चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, ने 1952 आया, 1952 के साथ 3 चीज़ याद करा दी। कौन सी दोस्तों? कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर, और दोस्तों चंडीगढ़ की स्थापना, और भारत में चित्ता लुप्त हो गए थे 1952 में। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार आप भी डेट करके याद कीजिए, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ के। चलिए आगे चलते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। आगे है वे प्रतिकूल कारक जो बयान को या दोस्तों कोई खास बात को नहीं है। चला के चलते हैं अगला पेज पे। दोस्तों वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगी। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। साइकेस बिडोमी डायर कहाँ मिलती है? पूर्वी घाट में मिलती है। एक दुर्लभ साइकेड है, या दुर्लभ साइकेड है। संकटग्रस्त निकोबारी मेगापोड कहाँ पर है? निकोबारी मिलती है। ये इस प्रकार की है, देख लीजिए दोस्तों। और ये साइकेस कैसी है? देख लीजिए साइकस, ये भी दोस्तों इस प्रकार की भी क्या है? ये पौधे हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिए ये क्या है? जीव हैं। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से पढ़ लीजिए, आप क्या पता एग्जाम में यहीं से एग्जाम में प्रश्न उठा ले। दोस्तों पीछे एग्जाम में मैंने देखा कि जो नीचे लाइन लिखी है, यहाँ से प्रश्न उठाया गया था, और गहराई में गया नहीं। एग्जामिनर चित्रों से प्रश्न उठा लेता है। और दोस्तों आपको पता है प्रैक्टिकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। कर्नाटक में पाया जाने वाला हेड्रोमीटर्स कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। दोस्तों पश्चिम घाट के दक्षिण भाग में पाया जाने वाला ओकेलंड्रा, दोस्तों याद रख लेंगे इसको, कोई खास बात नहीं है, तो ये जरूरी है। एक तो यूज याद रखियो, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एम्बलिका राइबीज कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त पौधा, फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है। औषधीय पौधा है कि ये कौन सा?
राइबिज। चलिए आगे चलते हैं। हमें लकड़ी छाल पत्ते दवाइयाँ दोस्तों, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये तो लाभ बता रखे वनों के क्या लाभ हैं। वनों से हमें लकड़ी मिला है, छाल मिलती है, पत्ते मिलते हैं, रबड़ मिलती है, दवाइयाँ, चारा, ये तो लाभ बता रखे हैं किनके, वनों के। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल में हुआ दोस्तों? उपनिवेशी काल। अंग्रेजों ने किया भारत का सबसे अधिक वनों का नाश, रेल लाइन बिछा दी, कृषि का विकास किया, व्यवसाय कर दिया, वाणिज्य नीति, खनन, दोस्तों सारा का नाश किसने कराया? ही अंग्रेजों ने कराया भारत में वनों का। आगे चलते हैं। आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन है जो सिकुड़ने लगे थे, कृषि भूमि का फैलाव हो गया था, ठीक है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच में कितना था दोस्तों? याद रखेंगे 1951 और 1980 के बीच में जो वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट उसके अनुसार 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैले थे। आगे है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पॉइंट ध्यान रखेंगे इनको। एक दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक वनों का विनाश किस काल में हुआ था? अधिकतर वन्य जीव क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत दोस्तों, जहाँ पर क्या कौन सी झूम कृषि खेती की जाती है। झूम कृषि खेती के बारे में पिछले अध्याय में बिल्कुल विस्तार से पढ़ चुके हैं। स्लैश एंड बर्न दोस्तों, इस खेती के नाम है झूम, स्थानांतरित कृषि दोस्तों, स्लैश एंड बर्न। और दोस्तों कड़ा कीज है पूर्वोत्तर भारत में, यानी दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में मतलब है इन जो 7 राज्य हैं ओडा। और दोस्तों मध्य भारत की बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कुछ भागों में की जाती है आज भी कौन सी कृषि? झूम कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि। दोस्तों पीछे 2016 में एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें पूछा गया था कि स्लैश एंड बर्न किस कृषि का नाम है? तो झूम का। दोस्तों ऐसे प्रश्न किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। आगे दोस्तों कोई खास नहीं है, आगे ऊपर चलते हैं वापिस पेज पर। आगे है एकल वृक्ष जातियां। दोस्तों एकल का मतलब है जो एक जाति के पेड़ पाए जाते हैं, रोपण करने पर पेड़ों दूसरी जाति में, जिस प्रकार फ्रेंड्स आज हम बागवानी करते हैं, एक प्रजाति के पौधे लगाते हैं। मान लिया अपना बाग लगाया अमरूदों का, 10 किलो में लगा दिया, तो 10 के 10 किलो में क्या होगी? अमरूद के पौधे के। लेकिन दोस्तों जो बाकी पौधे थे नहीं, शीशम है, नीम है, पीपल है, ये बाकी पौधे हमने सब काट दिए। दोस्तों यहाँ पर क्या गया? एकल पौधे हो गए। एकल पौधे आने से दोस्तों और दूसरी जाति है वो खत्म होगी। एंड दोस्तों जिस प्रकार से हरियाणा में यहाँ अमेरिका की गाय आएगी, हरियाणा में अमेरिका की गाय आएगी, जो हरियाणा की खुद की गायें थी वो समाप्त होगी दोस्तों। इसी प्रकार से पौधे समाप्त हो जाते हैं। सागवान के एकल रोपण से, सागवान के पौधे दोस्तों रोपे गए कहाँ पर? दक्षिण भारत में। अनेक वन जो प्राकृतिक वन थे बर्बाद हो गए। हिमालय में फ्रेंड्स चीड़ पाइन के रोपण से ओक और रोडोडेंड्रो वन खत्म हो गए। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीड़ के वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं। ओक के और रोडोडेंड्रो के वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से 101% प्रश्न बनने की चांस रहते हैं। आगे है बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों का बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। 1952 फ्रेंड्स 1952 से 4 प्रश्न बन गए। अब नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग क्षेत्रफल अधिक साफ किया गया। और दोस्तों यह कोई खास बात नहीं है, यह याद रखिए नदी घाटियों का विकास भारत में कब शुरू हुआ? 1952 में शुरू हुआ। 1952 में ही हरियाणा भारत में जो चीता है उसको लुप्त घोषित किया गया था। और 1952 में ही चंडीगढ़ की स्थापना शुरू की गई थी। और 1952 में ही बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र बना था। और दोस्तों यदि आपको कोई और डेट याद हो इनसे संबंधित, 1952 से संबंधित कोई फैक्ट याद हो तो आप कमेंट में लिख दियो भाई। लेकर चलते हैं। जो खनन है, खनन भी वना की बर्बादी करा है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? देख लीजिए यहाँ से पूछा जाता है। वो कहोगे भाई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी है तो पूछा जाएगा। कहाँ से है? देख लीजिए पश्चिम बंगाल में। डोलोमाइट खनन के कारण गंभीर खतरे में है। जो पश्चिम बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व है इसमें आड़ा डोलोमाइट पाया जावा है। डोलोमाइट पाने के कारण ये खतरे में आ गया है, क्योंकि इसका खनन किया जावा है तो इसका नुकसान होने लग रहा है।
तो ये खतरा में आ गया। कौन सा? बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे चलते हैं। आगे हाथी। दोस्तों हाथी भी कड़ा पायजामा है। इस बक्सा टाइगर रिजर्व में हाथी पायजामा है हरियाली कर की। भारतीय हाथी भी शामिल है। कड़ा पायजामा है ये बक्सा टाइगर रिजर्व में। और हरियाणा में हाथी कड़ा मिला है। हरियाणा में हाथी यमुनानगर में पाए गए थे 3-4 हाथी, बाकी को नहीं मिलते कड़ियाँ। और यमुनानगर में भी कड़ा कलेश्वर है। कलेश्वर के पास में एक जगह है, उसका नाम है बनसंतोर। दोस्तों इस प्रकार रिलेट या करके याद कीजिए। हाथी आज हाथी तो अपना सब पूरी बात याद कर ली। याद है कि पक्की ये ले बस बोल दे ना पा। आगे कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत से वन अधिकारी प्रणवजी मानते हैं कि वन संसाधनों का बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो लकड़ी ग्राम प्रयोग कर रहा है और नुकसान बल पहुंचाना यह बात कौन है? यद्यपि ये कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारा और ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः वनों की टहनियों को काटा जाता है। दोस्तों जो पेड़ है कि उसकी टहनियों का प्रयोग किया जाता है चारे में, और जो अपना चूल्हा में जलाना खतर है। लेकिन पूरा पूरा पेड़ नहीं काटा जाता, इसमें यह बात कही गई है। न कि पूरे पेड़ नहीं काटे जाते। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों व अन्य संसाधनों का संचयन करता है। आगे है विकसित औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को अलग अलग मायने में रखते हैं। या कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, 100% याद रखेंगे। यव। दोस्तों यव नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। यव यानी हिमालय को चीड़ प्रकार का सदाबहार वन है। एक औषधीय पौधा है चीड़। एक चीड़ बोलो, यव बोलो। दोस्तों एक औषधीय पौधा है। हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पेड़ छाली तो पेड़ हैं, पेड़ की छाल है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं। इनका क्या बनेगा? अच्छा भाई, इनकी जड़ों से दोस्तों एक पौधा, कोई पौधा है यू, क्या का है? पौधा है यू यव का, या बोलो चीड़ का। दोस्तों इनकी जो शाखाएं हैं और दोस्तों की जड़ें हैं, जो तना है, इससे क्या बना है? टैक्सोल। टैक्सोल रसायन निकाला। जैसे इसका प्रयोग क्या में कहें? टैक्सोल का कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। ये एक प्रकार की औषधि है, या विश्व में बहुत अधिक बेझिझा हुआ भारत है। तो दोस्तों इनका गहरा नुकसान होने लग रहा है। इन रस निकाले हैं तो ये पौधे सूखने लग रहे हैं दोस्तों, जिस कारण से इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाने लग रही है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ने लग रही है, इनकी संख्या कम होती जाने लग रही है यव नामक पेड़ों की। आगे है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हजारों पेड़ सूख गए हैं। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कौन से वन सूख गए हैं? यव के, चीड़ के। दूसरी ओर क्यों सूख गए हैं? क्योंकि इनसे टैक्सोल नामक पदार्थ निकाला जाता है। टैक्सोल किस में यूज होता है? एक औषधीय पदार्थ है। किस में यूज होता है? कैंसर के उपचार में। आगे चलते हैं। भारत में जैव विविधता से कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास या कोई खास बात को नहीं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल में। यानी जो शांत घाटी है कहाँ पर हुई? केरल में। यहाँ पर कौन से पौधे उगाए जाते हैं? बांस के पौधे उगाए जा सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये कोई खास नहीं है, ये हमने पढ़ लिया सारा का सारा। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते, कोई खास बात नहीं इसमें। आपको ऐसे जो पैरे दिए हैं इनको खास कर इन पैरों से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। 1/3 भूमि जल से ढकी है। 70% रातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव वन लुप्त हो चुके हैं। इन जो मैंग्रोव वन हैं वो कितने परसेंट लुप्त हो चुके हैं? 40%। और सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं? भारत और बांग्लादेश में मिलते हैं। भारत और बांग्लादेश में मिलते हैं। ये इनका भी लुप्त हो चुके हैं। कितने? 40% लुप्त हो चुके हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और दोस्तों इसमें यह बात कही है कि भाई जो घर हैं, समुदाय के लोग हैं, जो निम्न जातियों के लोग हैं, जो दोस्तों मूल जातियों के लोग हैं, वो मोस्टली वनों का प्रयोग करते हैं अपना खान पीन में और अपना भोजन भाजन में। यह बात बताया रखी है, कोई खास बात नहीं। चारा का प्रयोग में प्रयोग किए जाते हैं, ये कोई खास बात क्यों नहीं। यह भी कोई खास बात क्यों नहीं यार अभी। नेक्स्ट है भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए। दोस्तों भारत में वन्य जीवों का जो हारस है बहुत तेजी से हो रहा है। वन्य जीव और वनों का हारस बहुत तेजी से हो रहा है भारत में। इसे बचाना बहुत आवश्यक है। संरक्षण में पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, यानी जीवन साध्य मतलब जीने के लिए सबसे ज़रूरी हैं कौन से हैं? जल, वायु, मृदा बने बने रहते हैं। एपी जातियों में बेहतर जनन जिनस फ्रेंड्स जिनस होता है जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करते हैं। इस प्रकार यहाँ से प्रश्न क्या आ सकता है एग्जाम में, देख लीजिए। जो हमारे जीवन साध्य है वो कौन कौन से हैं? 3 है जीवन साध्य संसाधन, जल, वायु, पृथ्वी, 3 है, याद रखियो। आगे है पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम पुरजोर मांग कब की? 1960 से 70 के बीच में। किसकी? पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फ्रेंड्स 1952 में क्या हुआ था? वो लुप्त हो गए थे। कौन से जो चित्ते हैं वो लुप्त हो गए थे। करीब 1972 में क्या लागू किया? भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में वन्य जीव रक्षा अधिनियम कब लागू किया? 1972 में किया था। 1972 में हरियाणा में क्या घटना घटी थी? 1972 में हरियाणा में भिवानी जिला बना था। और भिवानी जिला के साथ कौन सा जिला बना था? सोनीपत जिला बना था, याद रखेंगे। फिर दोस्तों किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो उसे दोस्तों माफ़ कर देना, या दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आगे कोई खास बात नहीं लिखी नहीं भाई। ये बात है जो पशु विहार हैं और दोस्तों जो ज़रा संरक्षित रखे जाए हैं, जैसे गैंडा है, कश्मीरी हिरण है, अंगूल है दोस्तों, इनकी बात से कड़ा है, इनकी सुरक्षित रखे जाए किसमें? पशु वन्य जीव पशु आहार राष्ट्रीय नेशनल पार्क, इनके अंदर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं जो डाटा है बिल्कुल 2022-23 का डाटा है दोस्तों, पुराना डाटा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पहले खुद पढ़ना पड़ता है फिर आपको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये 2022-23 का, इससे पहले की बुक तो मेरे पास थी इस साल तो 21-22 की। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि आपको नई बुक कराई जाए, कोई नया डाटा होगा तो आपको याद हो जाएगा, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप ठीक कर दें। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलता है? एक सींग वाला गैंडा। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में यदि गैंडा न दिया हो तो आप ऑप्शन में हिरन को भी टिक कर सकते हैं। यही कहाँ मिलता है? काजीरंगा, असम। क्या मिलता है? हिरण भी वहाँ मिलते हैं और गैंडे तो आपको बेरा मिलते हैं एक सींग वाले। आगे हैं एशियाई शेर, अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा। दोस्तों मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा में झाबुआ रेवाड़ी में है। भारतीय गोडवन, हिम तेंदुआ, इनके दोस्तों इनके शिकार पर व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है आंशिक रूप से किस सरकार के द्वारा। और दोस्तों जो ऊपर दिखाए गए थे एरिया, इन पर भी प्रतिबंध है, जैसे कश्मीर हिरण है, एक सींग वाला गैंडा है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है। फ्रेंड्स घड़ियाल से याद बात आई, मगरमच्छ को ही घड़ियाल बोलते हैं। और दोस्तों हरियाणा में कहाँ मिलते हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का दोस्तों एक स्थान है, एक जगह का नाम है भोर सदान। यहाँ पर क्या मिलते हैं? घड़ियाल मिलते हैं या दोस्तों मगरमच्छ मिलते हैं, दोनों का नाम एक ही है। आगे चलते हैं। बाघ। दोस्तों बाघ परियोजना वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। 1973 में दोस्तों 1972 में नियम लागू हुआ था। 1972 में नियम लागू हुआ, ठीक है। 1973 में वन्य जो अधिकारियों ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया किसका पे?
बाघों के वे, यानी अब बाघों का शिकार नहीं होगा। किसने प्रतिबंध लगाया? सरकार ने। कब? 1973 में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 1827 है। ये आपका करंट का प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। 1827। बाघों को मारकर उनके व्यापार, चोरी करना, आवासीय स्थलों सिकुड़ना, भोजन की कमी, जंगली उपजातियों का संख्या कम होना, जंगल में जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, ये जो बाघ हैं इनकी संख्या घटने लग रही है, यह बात उनका बारे में है, क्यों घटा है। और दोस्तों 1973 में इनका संरक्षण शुरू कर दिया गया था, किनका? बाघों का। आगे चलते हैं दोस्तों। पूरे दुनिया में जो बाघ है वो कहाँ पर मिलते हैं? भारत में मिलते हैं और नेपाल में मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते हैं। यार अब इनकी संख्या, यहीं भी इनकी संख्या कम हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया दोस्तों? 1973 में। याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973 में। एक दोस्तों इसी प्रकार का हाथी प्रोजेक्ट है, जो हाथी परियोजना या हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1992 में। याद रखेंगे आप फ्रेंड्स। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का पशु विहार। दोस्तों राजस्थान के सरिस्का में पशु विहार है। असम में मानस बाघ रिजर्व, असम के मानस में बाघ रिजर्व है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी बाघ संरक्षण परियोजना नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आएगा, आपका कभी आएगा तो। यहाँ से आपके प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, आप पढ़ लीजिए। वन्य जीव अधिनियम 1980 से 86 के बीच तहत सैकड़ों तितलियां, पतंग, बरगों, डेड्राफाइल को भी संरक्षित शामिल किया गया है। दोस्तों छोटे छोटे जीव हैं उनको भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की 6 जातियां शामिल थी इस सूची में। किसमें? वन्य जीव अधिनियम में। कितनी पौधों की? 1991 में कितनी थी? 6 जातियां शामिल थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। दोस्तों आगे बांटा गया है आरक्षित वन। पीछे बांटा गया था जातियों को, जो जीव हैं उनको बांटा गया था। इसी प्रकार दोस्तों आगे पौधों को बांटा गया आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। आगे है रक्षित वन। रक्षित वन में कौन से आते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 क्षेत्र किसमें है? रक्षित वनों को अंतर्गत आता है। ठीक है। अवर्गीकृत वन यानी दोस्तों खुले वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। एंड दोस्तों इन पर स्वामित्व किसका होता है? लोगों का होता है। जो बंजर भूमि है और जो इस पर सरकार भी पेड़ पौधे लगा सके है वनों को बढ़ावा देने के लिए, और समुदाय भी लगा सकते हैं। एंड दोस्तों किसकी भूमि है? समुदाय का मतलब है दोस्तों व्यक्ति की भी और समुदाय की, या पंचायत बोलते हैं इसको, पंचायत की। और दोस्तों निजी भूमि हो सकती है ये बंजर। फ्रेंड्स आगे है, आपसे पूछा जा सकता है तो आरक्षित और रक्षित में सबसे अधिक सर्वाधिक किसमें आता है? मध्य प्रदेश का भाग आता है। कितना दोस्तों? कुल वन क्षेत्र का 75% कहाँ पर? वन आरक्षित रक्षित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जो भारत का सर्वाधिक है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। और दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में भी भाग पा जाता है। कोई खास बात नहीं है, छोड़ दियो, आप याद रखिए। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपके एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि जो सरिस्का बाघ वन रिजर्व है राजस्थान में है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन गया। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं इसके रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य को बंद करवाने के चाहते हैं।
एंड दोस्तों सरिस्का वन्य जीव है, इसको खतरा किससे है? खनन से है, लेकिन स्थानीय लोग इसे बंद करवाना चाह रहे हैं। ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है ये। चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को, कौन सी वन भूमि फ्रेंड्स? या बेरोदेव डाक वो याद रखेंगे सेंचुरी घोषित कर दी है। यानी दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में है जो 5 गांव ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि है बैरो देव, यानी दोस्तों कोई बैरो देवता है उसके नाम पे डाक वो, बैरो नाम का कोई देवता है, डाक वो है, सेंचुरी घोषित कर दी है राजस्थान के अलवर जिले में। आगे है, जो पेड़ों का जुर्मट होता है उसकी लोग पूजा करे करते, देवी देवता माने का पहले की बात है दोस्तों। त्रिवेणी बोले करते, त्रिवेणी, जैसे ये पीपल हो गया, ये दोस्तों बड़ हो गया, और दोस्तों एक पौधा इसके अंदर शीशम हो सकती है, 2 नीम हो सकता है, बेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी जहाँ पर 3 पौधे मिलते थे अलग अलग प्रजातियों के संयुक्त रूप से, वहाँ पर पूजा की जाती थी इनकी। आगे चलते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो मुंडा जाति है, जो बिरसा मुंडा था, बिरसा मुंडा की जाति आज भी छोटा नागपुर में पाई जाती है। संस्थाल जातियाँ महुआ और कदम पेड़ों की पूजा करती हैं। जो मुंडा जाति है वो महुआ की पूजा करते हैं, और जो संस्थाल है वो कदम की पूजा करते हैं। कहाँ पर? छोटा नागपुर में। उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियाँ हैं शादी के समय इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। और कहाँ पर? उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियाँ लोग हैं वह इमली की और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। इसमें से बहुत से लोग तो पीपल की बड़ की पूजा करते हैं। ऐसा तो हमारे हरियाणा में भी होता है, बहुत से लोग पीपल और बड़ की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? ये दोनों दिन और रात ऑक्सीजन देते हैं हमें, इनका एक साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। इसी प्रकार से बहुत से लोग जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या करते हैं? पूजा करते हैं मंदिरों की, बंदरों को भोजन खिलाते हैं। एक विशेष बात यह है, जो राजस्थान में बिश्नोई लोग हैं वो दोस्तों किसकी पूजा करते हैं? काला हिरण, चिंकारा, नीली गाय, मोर के झुंड को देखकर वहाँ दोस्तों की पूजा करते हैं। यह याद रखेंगे राजस्थानी लोग, विशेषकर काले हिरण की तो दोस्तों बहुत ज़्यादा करते हैं रक्षा। ये आगे चलते हैं। यहाँ से एग्जाम प्रश्न बन सकता है, चिपको आंदोलन कहाँ चला था? हिमालय में चला था। हिमालय में कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, आपसे एग्जाम पूछा जाता है टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में किस नदी तट पर है? भागीरथी नदी के तट पर है। हम पीछे बुकों में इसको पढ़ेंगे। तो टिहरी है, टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीज बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया था? टिहरी में। टिहरी कहाँ? उत्तराखंड में। और नवोदय दिखाया गया था। नवोदय रासायनिक उर्वरक और फसलों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे चलते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बन सकता है आपके। 1988 में हुई जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया था। यानी दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया था? 1988 में उड़ीसा है ऐसा पहला राज्य। आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं, और आगे कोई खास बात नहीं है दोस्तों। आगे हैं एमसीक्यू, और दोस्तों ये एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जामिनर कभी कभी तो यहाँ से ऐसे एज ए चीज़ प्रश्न उठा लेता है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सही कारण कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? कृषि का प्रसार है, ठीक है। वर्त स्तर पर विकास परियोजना भी हैं, ये दोनों हैं। पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रीकरण करना है, ये भी हैं। तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण, ये भी हैं। फ्रेंड्स इनमें सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित। क्योंकि दोस्तों पशुचारण है, जो पशु चरते हैं वो दोस्तों पूरे पौधे को नहीं समाप्त करते, वो को उसकी पत्तियाँ शाखाएं खाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ईंधन के रूप में हम लकड़ी प्रयोग करते हैं हमारे घरों में, तो दोस्तों हम पेड़ की शाखाओं का प्रयोग करते हैं, न कि इसको जड़ से नहीं काटते हैं। इसीलिए दोस्तों, लेकिन उद्योग लगाए जाएंगे तो पौधा जड़ से काटा जाएगा। कृषि का प्रसार किया जाएगा तो पौधों को बिल्कुल जड़ से साफ किया जाएगा। और बड़े स्तर पर
विकास परियोजनाएं होंगी तो उसके लिए पौधों को जड़ से काटा जाएगा, लेकिन पशुचारण और घर में लकड़ी प्रयोग करने के लिए वनों को जड़ से नहीं काटा जाता, यानी इसमें वन समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय का सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऐसे प्रश्न नहीं वाले प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं। जो HSSC का एग्ज़ाम होता है, NTA का एग्ज़ाम होता है, या UPSC लेवल का एग्ज़ाम होता है। चिपको आंदोलन बिल्कुल दोस्तों समुदाय का है। बीज बचाओ आंदोलन भी समुदाय का है। कहाँ पर चलाए गए थे? दोनों उत्तराखंड में चलाए गए थे दोस्तों। वन्य जीव पशु विहार दोस्तों ये भी आम लोगों द्वारा यानी समुदाय के सहयोग से चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों हमने पढ़ा था कि उड़ीसा में सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंध नियम बनाए गए थे। इन दोस्तों जो नियम कठोर बनाए गए थे, प्रबंध बनाए गए थे, किस प्रकार की बाउंडेशन सरकार के द्वारा लगाई गई थी, न कि दोस्तों समुदाय के द्वारा। यानी इसका आंसर दोस्तों ये होगा। ये तीनों के तीनों तो पक्ष में हैं, ये इसके पक्ष में नहीं है। फिर आगे चलते हैं। आगे है काला हिरण। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा लुप्त है, कौन सा दुर्लभ है। चल देखते हैं। यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप कैसे निकालेंगे प्रश्न को? 1-2 मिला के देख लीजिए, बाकी ठीक हो सकते हैं। आपने पढ़ा था काला हिरण अपने हरियाणा मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कैसा है? संकटग्रस्त है, दुर्लभ है। तो आप देख लीजिए कौन सा है ये। दोस्तों ये लुप्त नहीं है, अभी पास जाता है ये। दोस्तों ये न दुर्लभ है लेकिन संकटग्रस्त है दोस्तों ये। ठीक है। एशियाई हाथी दोस्तों क्या है? सुभद्य है। क्या है? सुभद्य। अंडमान जंगली सुअर क्या है दोस्तों? ये एक परमानेंट स्थान में पाए जाते हैं, स्थानिक हैं दोस्तों ये, स्थानिक। ये 2 बच गए दोस्तों। हिमालय बुरा भालू और गुलाबी सिर वाली बत्तख। गुलाबी सिर वाली बत्तख हमने पीछे पढ़ी थी, वो कैसी है फ्रेंड्स? लुप्त है। और बुरा भालू क्या है? दुर्लभ है। ये दोस्तों हम पीछे पढ़े थे, वहाँ से लिए गए प्रश्न हैं। आगे देख लीजिए। आगे भी दोस्तों मेल करना है कौन से आरक्षित वन हैं, रक्षित वन हैं, अवग्रहित वन हैं। आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है, अब इन प्रश्नों का आप खुद आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए आप सभी दोस्तों को यहाँ तक वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को जय हिंद, भारत माता की जय।